नमस्कार। मानव संसाधन प्राधिकरण सर, एनएमसी एनडब्ल्यूसी प्रदेश से उपस्थित सभी यशस्वी महाप्रबंधक, प्रमंडल अधीक्षक एवं सभी साथियों को सुप्रभात, जय हिंद, नमस्कार। आज की तीसरे दिन की ट्रेनिंग्स, तीसरे दिन का वर्चुअल संवाद हम लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। यूँ समझें कि आज से ट्रेनिंग की अध्याय की आगाज हम करने जा रहे हैं। आप जहां भी हों, स्वच्छ वातावरण में हों, आप ट्रेनिंग टूल्स के साथ हों, ऐसा कल्पना मैं करता हूं। आज की सेशन की शुरुआत चंद सवालों से है। अगर इन चंद सवालों का जवाब आपके पास हाँ में है तो ये यकीनन आप सही दिशा में अपने प्रयास को कर रहे हैं, क्योंकि आज से ही प्रशिक्षण की नई अध्याय शुरू हो चुकी है। आज का प्रशिक्षण हम उस प्रकार से अटेंड करेंगे जैसे कि आप सभी लोगों को आज की प्रशिक्षण को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजों पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कि पेड़ की जितनी ऊंचाई होगी, पेड़ की ऊंचाई जितनी होगी, उनकी बुनियाद उतनी ही मजबूत होगी। अर्थात हम किसी भी विषय या कार्यों को करते हैं तो उस दौरान हमें अपनी पूरी तैयारियां जो करना होता है, हमारी बुनियाद जो होनी चाहिए, उस पे आज मैं थोड़ा सा समय आप लोगों का जरूर लेना चाहूंगा। मैंने पहला शुरुआत किया है कि पेड़ की ऊंचाई जितनी होगी उतनी ही जमीन के नीचे वो गहरी होगी। अगर बहुत ऊंचा पेड़ है तो उसकी जो बुनियाद होती है, उनकी जो जड़ें होती हैं, वो बहुत ही मजबूत होती है। तब जाकर के ही इतने विशाल पेड़ का भार वो पेड़ सह पाता है। उसी प्रकार से हमारी फाउंडेशन की बुनियाद भी, आज का जो विषय है स्थानीय निकाय आजीविका ग्राम संगठन समूह, वो हमारी बुनियाद है। और ये बुनियाद हमारी मजबूत होगी, जितनी मजबूत हो पाएगी हम उतनी ही ऊंचाई पे होंगे। याद रखिए, इस पॉइंट को नोट करने की विषय है, कभी भी शुरुआत जब हम अपनी घर को तैयार करने की प्लानिंग करते हैं तो पहले हम अपनी फाउंडेशन के बारे में सोचते हैं। हम अपनी घर की बुनियाद के, उसकी फाउंडेशन से ही उसके बारे में तमाम संरचना करते हैं, ताकि हमारा जो मकान है, हमारा जो भवन है, वो बहुत ज्यादा मजबूत रहे
उसी प्रकार जिस प्रकार से आप प्लानिंग करते हैं कि हमारा भवन, हमारा मकान बहुत ज़्यादा मजबूत रहे, उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मजबूत रहे, तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद स्थानीय निकाय आजीविका ग्राम संगठन से होनी चाहिए। इसको इतना स्वच्छ और साफ बनाना है। अगर आप इसे स्वच्छ और साफ बनाने में सफल हो गए तो यकीनन वो समय नहीं दूर होगा जो आपका सम्मान समाज में एक प्रतिष्ठित रूप में जानी जाएगी। मैं आज की सेशन की शुरुआत इसी कड़ी से करना चाहूंगा और कुछ प्रश्न आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूंगा। प्रश्न नंबर ये आपके लिए है, क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? पॉइंट नंबर 1, क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? अगर हां, तो यकीनन आज की प्रशिक्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपना सम्मान, अपना प्रतिष्ठा समाज में पाना चाहते हैं? अगर हां है, तो यकीनन आज का प्रशिक्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने परिवार के लिए धन अर्जित करना चाहते हैं? अगर हां, तो यकीनन आज का प्रशिक्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने समाज, अपने लोगों को मदद करना चाहते हैं? अगर हां, तो यकीनन यह प्रशिक्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज का प्रशिक्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन सभी प्रश्नों का जवाब अगर आपका हां है, तो मुझे यकीन है कि आज के सेशन को आप लोग बड़ी एकाग्रता से, गंभीरता से सीखेंगे, समझेंगे। तो समय ज्यादा न लेते हुए आज की प्रशिक्षण को मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। 2 दिनों की प्रशिक्षण में मैंने आप लोगों को बताया है, आपके व्यक्तित्व के संबंध में मैंने बताया है, आपके व्यक्तित्व विकास में परिवर्तन होता है तो आप में क्या क्या बदलाव होनी चाहिए। और हमेशा बदलते हुए परिवेश को ही दुनिया सलाम करती है, उगते हुए सूरज को ही हमेशा लोग शीश नवाता है, उसको नमस्कार करता है। यह बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो जो प्रशिक्षण में 2 दिन पूर्व से प्रशिक्षण में आप लोगों को अपने लाइफ स्टाइल से संबंधित चीजों को जो बताया गया, यकीनन उन बातों को आपने स्मरण किया है और उस स्मरण ही नहीं बल्कि उस राह पर आप चलेंगे भी, उसकी तैयारियां भी करेंगे। आपको मैंने 2 दिनों के प्रशिक्षण में व्यक्तित्व विकास से संबंधित आपके कौशल, आपके स्किल डेवलपमेंट्स, आप में स्किल डेवलपमेंट कैसे आ पाएगा, इस पर हमने बात किया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए किन किन चीजों को पहल करनी होगी। पहले तो हमें कुशल वार्तालाप का हुनर हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास बातचीत करने की कला हमें होनी चाहिए
किसी से भी बात करें शिष्टाचार पूर्वक बात करें, हमें अपना शिष्टाचार का परिचय देना है। नंबर 2, अपने ड्रेस कोड, अपने लाइफ स्टाइल में भी हमें बदलाव करनी चाहिए। जब आप लाइफ स्टाइल में बदलाव करते हैं, हर दिन अपनी तैयारी के साथ घर से कार्य के लिए निकलते हैं, तो यकीनन घर परिवार के साथ साथ समाज के लिए आप मूल्यवान हो जाते हैं। लोग आपको कदर करना शुरू करता है, लोग आपको सम्मान करना शुरू करता है। अगर उसी का परिणाम अगर आप उल्टा करते हैं, घर से समय पे नहीं निकलते, अपने कार्यों की प्राथमिकता नहीं देते, ना तो घर में सम्मान होता है, ना तो समाज में आपका सम्मान होता है। तो इन चीजों को आप अंडरलाइन कर लें। अगर जीवन में बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, आने वाले समय में अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, लोगों को मदद करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए धन अर्जित करना चाहते हैं इत्यादि, ये तमाम सुविधाएं अगर आप चाहते हैं तो कुछ चीजें की बदलाव अपने आप में करनी होगी। और बदलते हुई परिवेश को ही दुनिया मानती है, सलाम करती है। इस बातों को मैंने आपको दोहराया है। मैंने बताया कि जब ये आपके पास अपनी लाइफ स्टाइल होगी, जीने का ढंग होगा, अलग लोगों से अलग अंदाज में जीने का ढंग होगा, लोगों से अलग अंदाज में बातचीत करने की कला आप सीखेंगे, तो सर्वप्रथम आपकी उत्पादन क्षमता, अभी तक जो उत्पादन क्षमता औसत रही है, वो उत्पादन क्षमता में भी निखार आ जाएगा। यानी जिस कार्यों के लिए आप निरंतर संघर्ष करते हैं, बेहतर परिणाम नहीं मिलता, दिशाएं क्या होगी मैं आगे के सेशन में बताऊंगा। इस सेशन में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी सेशन को आप मिस ना करें। कैसे समूह का गठन आप करेंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बनानी है, इत्यादि विषयों पर पहल करेंगे। तो मैं आपको बताया था कि इन तमाम गुणों को लेकर के आप में उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, और जब उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी तो आपका प्रतिष्ठा ऑर्गेनाइजेशन और समाज में भी बड़ा होगा। आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मूल्यवान बन जाएंगे और समाज के लिए भी मूल्यवान बन जाएंगे, राष्ट्र के लिए भी आप मूल्यवान बन जाएंगे। जरूरी है इन कार्यों को जोड़ना, जरूरी है हर दिन ईमानदारी पूर्वक लिए गए शपथ पर उतरना। आपको आपके कंट्रीब्यूशन के डेट अवधि में शपथ दिलाई गई है, उन शपथ को हमेशा याद रखना, ईमानदारी के साथ कार्य करना। हो सकता है कि कल मैंने बताया था कि हर समय हमेशा समय आप जैसा चाहते हैं वैसा ना हो। समय कभी आपसे विपरीत भी हो सकती है, लेकिन यह प्रशिक्षण ही आपको कड़ी स्पर्धा की दौर में, चुनौतीपूर्ण समय में आपको टिकाए रखेगी, मजबूत बनाए रखेगी, और उससे लड़ने की क्षमता भी आप में बनाएगा। तो इन महत्वपूर्ण पहलुओं को 2 दिनों में हम लोगों ने सीखा है। आज सीधा हम संवाद करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बुनियादी बातों पर। ऑर्गेनाइजेशन की सबसे मजबूत स्ट्रेंथ हमारा जो है, जहां से हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार से उत्पादन क्षमता को सजाना है, कैसे उत्पादन क्षमता को हमको बढ़ाना है, कैसे हम स्थानीय निकाय समूह का गठन कर सकते हैं, इत्यादि के बारे में आज मैं आप सभी लोगों के बीच प्रशिक्षित करूंगा।
स्थानीय निकाय के संबंध में मैं पहले कई प्रशिक्षण में इस संबंधित संवाद मैं कर चुका हूं। ये जो स्थानीय निकाय की भाषा है, आखिर ये भाषा कहां से आई है? आजादी की 75 वर्ष, शायद अगर आजादी की 75 वर्ष अगर हम पीछे चलते हैं या उसके इतिहास के बारे में जानते हैं तो हम समझ पाएंगे कि इस आजादी के 75 बदलते प्रवेश या आजादी के 75 वर्ष में हमारे देश में बहुत कुछ बदला नहीं है। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत कुछ इसलिए नहीं बदला है कि आप तमाम चीजों को अकेले में बैठ के अगर चीजों को स्मरण करेंगे तो पाएंगे कि वाकई हम लोगों ने आजादी के 75 वर्ष को खोया है। अगर इस वर्ष को, इस समय को अगर सही उपयोग में आया होता तो आज हम विकसित देशों में अपनी पहचान को बना दिए होते। आपको पता है, भारत और जापान एक ऐसा देश है जो हमारे आजादी के बाद उनकी आजादी मिली थी और दो बार जापान पर परमाणु जैसे हमला भी हुए, फिर भी इकोनॉमिक्स की स्थिति में जापान आज हमसे आगे निकल चुका है, बेहतर है। चाइना आज हमारे इकोनॉमिक्स में हमसे बेहतर है, आगे निकल चुका है। इस आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी हमारे देश में युवाओं की बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चरम सीमा पे है। हर दिन देश के युवाएं रोजगार के लिए ना जाने कितने प्रकार की जतन करते हैं, किन किन प्रकारों को, किन किन एग्जामों को फाइट करते हैं, फिर भी उनको जॉब जैसी सुविधा इस देश में नहीं मिल पा रहा है। कारण बढ़ती हुई पॉपुलेशन। जिस तेजी से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, एक महीने में यह सकारात्मक भाव भी है और नकारात्मक भाव भी। जिस प्रकार से हमारे देश की पॉपुलेशन है, यूं कह सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। दुनिया के हर व्यक्ति भारत में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, व्यापार को करना चाहता है। कारण हमारा पॉपुलेशन। उनको पता है कि भारत ऐसा बाजार है, भारत ऐसा मार्केट है जिसमें पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, वहां पे कोई भी उत्पाद बड़ी आसानी से सफलपूर्वक हम मार्केट कर सकते हैं। उसका दूसरा साइड इफेक्ट भी है हमारे देश के सरकारों पर। आज जितनी तेजी से पॉपुलेशन देश का बढ़ रहा है, हम हमेशा चाहते हैं कि सरकार ही हमें रोजगार दे। हम एजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन लेने के बाद हम पूरे आश्रित होते हैं कि हमें राज्य सरकार जॉब उपलब्ध कराए, मुहैया कराए, जो अब सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि तेजी से हमारा जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हम सरकार के पास जॉब के जो साधन है वो लिमिट है, एवरेज है। इस दौरान हम सभी साथियों को, भारत के हर एक नागरिक को
आत्मनिर्भर बनने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। आज हमसे चाइना या जापान अगर अधिक शक्तिशाली और अधिक इकोनॉमिक्स में आगे है, इसका बस एक ही रीजन है कि वो वहां के सरकारें को नौकरी या विभिन्न प्रकार की वेलफेयर स्कीमों पर वो वहां के नागरिक आश्रित नहीं होते, बल्कि हर नागरिक वहां आत्मनिर्भर होते हैं। कुछ न कुछ हर नागरिक वहां के कुछ न कुछ करते हैं और अपने सरकार को बाजुओं को मजबूत करता है अधिक से अधिक कर अदा करके। यानी जीडीपी देश को अदा करके हम सभी लोगों की भूमिका होती है। देश के 140 करोड़ की इसमें योगदान होना चाहिए। देश के 140 करोड़ को इस करोड़ के लोगों को इस बातों पे सोचना होगा कि अगर हम 140 करोड़ लोग देश के जीडीपी बढ़ाने में अगर सरकार को अगर मदद करते हैं स्वयं आत्मनिर्भर बनकर, तो पहली समस्या हमारे पास जो रोजगार की है, जो सरकार से उम्मीद बना के रखते हैं, यह समस्या हमारा समाप्त हो जाएगा और हम पब्लिक वेलफेयर स्कीम पे आश्रित नहीं होंगे, सरकार के योजनाओं पे आश्रित नहीं होंगे। हम स्वयं प्रबल होंगे, हम स्वयं सक्षम होंगे कि अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए रोजगार और सृजन कर सके, लोगों को, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर सके। तो इन सभी दिशाओं में हम सभी लोगों को सोचना होगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों से लिख से इसलिए वापस बाहर ले गया क्योंकि अगर एक नई क्रांति की आगाज करनी है, एक नया इतिहास लिखना है, तो पूर्व के इतिहासों को जानना जरूरी है। आज 75 वर्ष के इतिहास हमें सिखाती है कि हमने कुछ तो मिस्टेक किया है, कुछ तो गलतियां किया है, जो आज हमसे ज्यादा शक्तिशाली चाइना और जापान हो रहा है और कई देश हो रहे हैं। इसका कारण है हम सभी देशवासी एक साथ अगर एकजुट होकर के ये संकल्प लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेते हैं, तो सरकार के लिए भी बहुत ज्यादा हम सहूलियत करेंगे। सरकार को भी आने वाले समय पे हमें प्राउड फील होगा और सरकार को बाजुओं को मजबूत करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए हम जीडीपी में भी अहम योगदान देने लायक बन जाएंगे। लोकल गवर्नेंस के बारे में मैंने पहले बताया था। स्थानीय निकाय उसी पाठ का हिस्सा है। आज जिन अध्याय को हम लोग जानेंगे, स्थानीय निकाय के हिस्से को जानेंगे, उस हिस्से के बारे में मैं आपको बताऊं। स्थानीय निकाय के हिस्से के बारे में अगर हम जानेंगे तो हम अपने देश के शासनीय प्रणालियों को एक बार जानना अति आवश्यक होगा कि हमारे देश की शासनीय प्रणाली क्या है। हमारे देश की शासनीय प्रणाली राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा के अलावा ग्राम सभा के रूप में शासनीय प्रणाली का अधिकार सौंपा। तो हम शासनीय प्रणाली पे बात कर रहे थे कि इस देश के अंतर्गत, हमारे भारत देश के अंतर्गत हमारी संवैधानिक जो ढांचा है, उस संवैधानिक ढांचा में जो शासनीय प्रणाली है वो राज्यसभा के रूप में है, लोकसभा के रूप में है और विधानसभा के रूप में है, और चौथा जो स्तंभ है हमारा वो ग्राम सभा का है। तो हमें राज्यसभा पे बात नहीं करनी, लोकसभा पे हमें बात नहीं करनी, विधानसभा पे हमको बात नहीं करनी, हमको बात करनी है ग्राम सभा पर। ग्राम सभा एक लोकल गवर्नेंस के रूप में काम करती है, जिन्हें हम स्थानीय शासन भी कहते हैं, और यही स्थानीय निकाय का मूल आधार है।
आप सभी लोगों को स्थानीय निकाय के इतिहास के बारे में जानेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था को आप सभी लोगों को पढ़ना होगा। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार इस देश के अंतर्गत जो लागू हुई थी और राजस्थान से प्रथम बार इसको लागू किया गया था, डेमो के रूप में लिया गया था और फिर यह तय किया गया था कि यह कितना कारगर हो सकता है, लोकल गवर्नेंस कितना कारगर हो सकता है और इनसे लोगों को सुविधाएं क्या हो सकती है। आप जाते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा कि जहां आप अगर आप विधानसभा की परिषद में आप जाते होंगे, जहां सीएम साहब की अपनी कार्यालय होती है, वहां लिखा होता है सचिवालय, और जहां पर ग्राम प्रधान या ग्राम प्रधान होते हैं या ग्राम कचहरी का प्रधान हो या ग्राम पंचायत का प्रधान हो, वो जहां बैठते हैं वहां लिखा जाता है पंचायत सचिवालय। यानी दोनों विषयों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जितनी शासनीय अधिकार एक सचिवालय अथॉरिटी, प्रदेश सचिवालय अथॉरिटी को प्रदान होता है, उतना ही ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी के सचिवालय को यह अथॉरिटी प्रदान किया गया है। दिस इज ए लोकल गवर्नेंस। यही हमारा स्थानीय शासन है और स्थानीय शासन के बारे में अब तक इस देश में विस्तार पूर्वक चर्चा कभी नहीं हुआ और यही कारण है कि स्थानीय शासन के बारे में आज भी लोग औसत ही जानते हैं। ग्राम कचहरी की चुनाव होती है या ग्राम पंचायत की चुनाव होता है, उस में जो हम वार्ड कमिश्नर को चुनते हैं, ये सभी हमारा ग्राम सभा के हिस्सा होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और जिनके ऊपर क्षेत्र के विकास की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है। उनके ऊपर क्षेत्र के विकास के लिए एजेंडाओं को तैयार कर जो विभागीय प्रशासन है उन तक पहुंचाना होता है, ताकि क्षेत्र का शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि अन्य क्षेत्रों में उन्नति और ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान हो सके। परंतु आज भी हमारे देश में इन चीजों से बहुत ही कोसों दूरी बनाई हुई है और इन सभी का अधिकार भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत हर ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त है कि जो ग्रामीण भारत के लोग हैं उनको जागरूक, अपने शासनीय व्यवस्था के लिए जागरूक कैसे किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को संपन्न कैसे बनाया जाए, उनकी शिक्षा की व्यवस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए, उनकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। हम उन्हीं दिशा में आज स्थानीय निकाय को लेकर के आपके बीच में आए हैं। स्थानीय निकाय की पाठ को हम सभी लोग अभी आपके स्क्रीन के माध्यम से एक संगठन गीत, ऑर्गेनाइजेशन अब एक संघ अपना संगठन गीत तैयार की है और हर कार्यक्रम में या समूह के हर बैठकों में इस संगठन गीत को गुनगुनाया जरूर जाएगा। थोड़ा सा मैं इस वर्ड को आपको अध्ययन करके बताता हूं कि यह संगठन गीत क्या कहती है और कितनी मजबूती है इन शब्दों में। संगठन गीत कहती है, हम कर्मवीर बन सत्काम का गान बन करके आए। यानी हम सब लोग कर्मवीर हैं। कर्मवीर वही होता है जो हर मुश्किलों को झेलते हुए अपनी राह पे टिके रहता है, दूसरे को राह दिखाता है, वही कर्मवीर है। अपने कर्तव्य पथ पर निष्ठावान रहता है, हर दिन अपने कर्तव्य पथ पर निकल करके अपने कर्तव्य को पूरा करता है
वही कर्मवीर है। इसीलिए कहा गया है हम कर्मवीर बन सतकाम का गान बन के आए हैं। मिस हम सभी लोग, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी हुई है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की संविधान किसी एक विशेष व्यक्ति से नहीं बना कि एक भारत के हर एक नागरिकों से बना है। और उसमें लिखा गया है वी द पीपुल, हम भारत के लोग, यानी हम सभी लोग भारत का निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ सरकार का ही अधिकार नहीं है या सरकारी हम भारत का निर्माण नहीं कर सकते, परंतु देश के 140 करोड़ नागरिकों पर यह दायित्व होता है कि इस देश का निर्माण कैसे हो। इसलिए कहा गया है हम कर्मवीर बन सतकाम का गान बनकर के आए हैं। हम कर्मवीर बन सतकाम का गान बनकर के आए हैं। और आगे की पंक्ति है शिक्षा दीक्षा लक्ष्य हमारा स्वच्छ भारत का है नारा। शिक्षा दीक्षा लक्ष्य हमारा स्वच्छ भारत का है नारा। भाइयों बहनों के सपनों का स्वाभिमान बन करके आए हैं। भाइयों एवं बहनों के सपनों का स्वाभिमान बन कर आए हैं। हम कर्मवीर बन सतकाम का गान बन करके आए हैं। इन शब्दों में बहुत ही गहराई है और इन शब्दों को आप लोगों को बार बार उच्चारण करना है। इन शब्दों को अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपको अपने अंदर की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। इसलिए इसे जितने बार आप दोहराएंगे, जितने बार गुनगुनाएंगे, जितने बार गाएंगे, उतनी ही ऊर्जा आप में भर देगा। तो इस बातों को, संगठन गीत को आप जरूर गुनगुनाएं। आगे का पंक्ति कहता है हम कर्मवीर बन सतकाम का गान बन के आए हैं। उन्नत हो ये देश हमारा, उन्नत हो ये देश हमारा। जय जन गण, जय जय जन गण भारत माता। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं आज इस वर्चुअल संवाद के माध्यम से कि आने वाला जो समय है हम सभी लोगों के लिए भारत के निर्माण में, इस देश के निर्माण में अपना सर्वत्र सब कुछ योगदान कर देंगे। और इस देश को बनाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में हम सभी लोग मिल करके देश के जो आज के 75 वर्ष के इतिहास रहा, जो इतिहास हमारी बस इतिहास मात्र रहा, उनको बदलने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो कहता है हम सभी लोग कि उन्नत हो ये देश हमारा। जय जन गण, जय भारत माता। हम भारत माता की संतान बन करके आए हैं। हम कर्मवीर सतकाम का गान बन करके आए। आगे की पंक्ति को मैं लेकर के चलूंगा। हम कर्मवीर बन सतकाम का गान बन करके आए हैं। धन बल से बढ़कर है श्रम बल। हम सभी लोग जब कर्तव्य पथ की बात करते हैं, कामयाबी, सफलता और असफलता की बात करते हैं, यहां पर श्रम बल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आने वाला समय आप चाहते हैं आने वाला 30 साल हमारा बहुत ही मजबूती से गुजरे, तो इन 3 सालों में आपको अपनी जिंदगी को पूरा झोंक देना होगा। तय करना होगा आपको कि आपको 3 साल चाहिए या आने वाला 30 साल। अगर यकीनन आने वाला बेहतर 30 साल अगर आपको चाहिए तो ये 3 साल अपने आप को झोंकिए श्रम बल में, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे परिवार को सपनों को सजाने के लिए आपको अपने 3 साल को बिल्कुल अपने श्रम बल पे आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी परिश्रम करके आगे बढ़ना है। इसलिए कहा रहा है कि धन बल से बढ़कर है श्रम बल। जीवन का आधार मनोबल। हर मनोबल के पीछे आपका मनोबल तब बढ़ता है जब आप अंदर से आप ये महसूस करते हैं, अंदर से ये महसूस करते हैं कि मेरा दिशा सही है, मेरा राइट वे है, और उस पर निरंतर आप मेहनत करते हैं, तो आपका जीवन, धन और मनोबल आपका बढ़ता है। इसलिए कहता है
धन बल से बढ़कर है श्रम बल, जीवन का आधार मनोबल। इस बढ़ते हुए मनोबल का सम्मान बन करके आए हैं हम, कर्म बिन बन सत्काम का गान बन करके आए हैं। आज से संकल्प की दिशा है हमारी। अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 सालों में जो कुछ किया, कई गलतियां हम लोगों से हुई है। उन सभी गलतियों को स्वीकार करता हूं। सबसे पहले तो मैं स्वीकार करता हूं उस गलतियों को जो अनजाने अनजाने में कभी आपके साथ हमारी हो गई है। क्योंकि जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करके दिशाओं को बदलता है, कार्य करने की तरीकाओं को चेंज करता है, दुनिया में सबसे बड़ा महान होता है। इंसान की फितरत है कि इंसान कुछ न कुछ गलतियां करेगा, परंतु उस गलतियों से सीखता कितना है यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि आप अपनी गलतियों से सीखा कितना है, यह महत्वपूर्ण है। मैंने कल के सेशन में बताया था कि हमेशा चुनौतियों को अपना पाठशाला मानना। आपके जीवन का और कोई पाठशाला नहीं है। हमेशा आपके सामने में जो चुनौती होगी वो आपका पाठशाला है। उस पाठशाला को पढ़ लिया आपने, उससे अनुभव ले लिया, अनुभव लेकर के आगे बढ़ा, फिर आगे आपके सामने में हर परेशानी आपके सामने में बौने नजर आएंगे, छोटा सा नजर आएगा। इसलिए कहता है कि हमें अपने मनोबल को सम्मान पूर्वक आगे बढ़ाना है। देश के तमाम लोगों के, अपने समाज के हर व्यक्तियों का, उनका विश्वास हमको बनना है और जाने न जाने में जो भी मिस्टेकें हुई हैं उससे हम क्षमा मांगते हुए आगे नई आगाज, नई शुरुआत करेंगे, ताकि हम आने वाला 3 साल हमारे जीवन में एक नई इखार हो और उसका जो पूरा परिणाम आने वाले 30 सालों तक हमारे परिवार, हमारे बच्चे को मिले। हम कर्म बिन बन सत्काम का गान बन कर आए हैं। सबका साथ, सबका विश्वास। इस देश में कोई अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इस देश की क्रांति जब भी हुई है किसी विषय को लेकर के, तो आगाज किसी एक ने किया है, अंजाम पूरी भारत ने पहुंचाया है। इसलिए हम सभी लोगों को यह कहना है, यहां कह रहा है, हम कर्म बिन बन सत्काम का गान बन कर आए हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, यानी सबको साथ लेकर के चलना है, पूरा विश्वास में लेकर के चलना है। व्यक्ति और परिवार उत्थान। जब आप विश्वास के राह पर लोगों को जीत पाएंगे तो आपका व्यक्तित्व का उत्थान तो होगा ही, साथ साथ आपका परिवार का भी उत्थान होगा। क्योंकि मैंने बताया था इस 3 सालों का लक्ष्य आपके सामने मैं रखता हूं। ये 3 सालों में अगर आप अपने जिंदगी को जीने का तरीका को समझ लिया, जिंदगी को जीने का आपने तमाम चीजों को समझ लिया, तो आने वाला 30 साल क्या, आने वाला उससे बड़ा 300 साल भी आपका बेहतर हो सकता है। कह रहा है कि क्रम बिन बन सत्काम का गान बन के आए हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, व्यक्ति और परिवार उत्थान, निष्ठा और लगन की पहचान बन करके आए हैं। निष्ठा और लगन की पहचान बन करके आए हैं। हम कर्म वीर बन सत्काम का गान बन के आए हैं। हम कर्म वीर बन सत्काम का गान बन के आए हैं। इन संगठन गीत को जन जन तक पहुंचाइए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए, हर एक व्यक्ति इसको गुनगुनाइए। जितने बार आप गुनगुनाएंगे उतनी बार आपको ऊर्जाओं से भरेगा। और हो सकता है कि आपकी जो रफ्तार थोड़ी सी कमजोर हुई होगी, हर पॉइंट को अगर गौर से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका रफ्तार दुगुना नहीं बल्कि तिगुना हो जाएगा। आपका रफ्तार हमेशा आगे बढ़ता चल जाएगा। अब हम अगले अध्याय की बात करना चाहते हैं। किसी भी संवैधानिक स्ट्रक्चर का एक प्रस्तावना होता है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के उनके प्रस्तावना में हम सभी भारत के लोगों को अधिकार दिया गया है। कहा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम सभी लोगों से बनता है भारत।
हम सभी लोगों से बनाया जाता, हम सभी लोग इसके हिस्से हैं। इसके स्वामित्व, उसके इसके कह सकते हैं उनके जो अखंडता, संप्रभुता इत्यादि हर चीजों का दायित्व तो हमारे ऊपर भी है। जरूरी नहीं है कि आप सेना में भर्ती होकर के ही देश का सेवा करें, जरूरी नहीं है इस देश में आप एक पॉलिटिकल बन करके ही देश की सेवा करें, बल्कि देश के हर नागरिकों को इस देश को सेवा करने का अधिकार हमारा संविधान देती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। इसलिए हमारा जो ये राज्य परियोजना प्रबंधन की विधेयक है, उस राज्य परियोजना प्रबंधन के विधेयक में हमारा प्रस्तावना भी है, और प्रस्तावना हमारा क्लियर है पूरे देशवासियों के लिए एक संदेश। देशवासियों को हम संदेश इस प्रस्तावना के माध्यम से देना चाहते हैं कि देशवासियों, आप सभी को स्थानीय निकाय आजीविका ग्राम संगठन मिशन में स्वागत है। हम सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। आजीविका मिशन में शामिल होने का निर्णय साबित करता है कि आप अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं। आज पूरा विश्व में बेरोजगारी सरकार और समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लोगों की नौकरियां जा रही है या तनख्वाहें घट रही है, और महंगाई की दोहरी मार आम जिंदगी को कमजोर कर रही है। लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अनिवार्य सुविधा के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। यह सच्चाई है और आप सभी लोग इस चीजों को फील कर सकते हैं। ऐसे परिस्थितियों में देश के 40 करोड़ नागरिकों को स्वयं आत्मनिर्भर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार क्या तक प्रयास इन दिशाओं में हो रहा है। अगर आज हम समय की मांग के अनुसार अपने जीवन शैली को नहीं बदल पाएंगे तो हम अपने समाज, परिवार एवं राष्ट्र को कई वर्ष पीछे पाएंगे। अगर आज ही हम सभी भारतवासी स्वयं खुशहाल और राष्ट्र आत्मनिर्भर बनकर संकल्प लेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल और राष्ट्र के लिए मूल्यवान बन जाएगा। जैसे कि मैंने पहले संबोधन में इससे संबंधित आप लोगों के बीच में बातें रखा था कि आज ये हमारा क्यों आवश्यकता है, ये क्यों किस लिए आवश्यक है कि हम सभी लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। हम सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनना होगा, और आत्मनिर्भर बनने से हमें किस प्रकार के फायदा होगा। आत्मनिर्भर बनने से हम स्वयं अपने परिवार का ही नहीं, अपने समाज का भी नए निर्माण करते हैं, अपने राष्ट्र की भूमिकाओं में योगदान देते हैं, अपनी सरकार को भी उनको बाजुओं को मजबूत करने के लिए पूरी ऊर्जा हम देश को देते हैं, ताकि आने वाला देश की उन्नति और विकास, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो सके, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अनिवार्य सुविधाओं को बहाल कर सके, इत्यादि के लेकर के हम तमाम चीजों को लेकर के पहल करते हैं। ये तमाम हम देश के 140 करोड़ नागरिक तक, जन जन तक पहुंचा, जब तक नहीं पहुंचा देते तब तक हमारा कदम रुकने वाला नहीं है। हम संकल्पित हैं और उस समय तक संकल्पित रहेंगे जब तक देश के एक नया आयाम, देश को एक नई पहचान हम सभी लोग मिलकर के देने देते हैं। जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था, संस्थान के बारे में, संस्थान के परिचय के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दिया था कि सतकाम फाउंडेशन का स्थापना 4 अक्टूबर 2019 को मधुबनी, बिहार जिले के अंतर्गत किया गया था। पहला हम लोगों ने बिहार में पहली बार मधुबनी जिला के अंतर्गत सतकाम फाउंडेशन की स्थापना को किया है। चंद साथी मिलकर के, युवा साथी मिलकर के, हमारे यशस्वी सभी साथी उस कठिन परिस्थितियों में जब लॉकडाउन जैसी पूरे विश्व प्रभावित हो गया था, उस समय में हम सभी लोग टिके रहे, लोगों की बहुत सारी मुश्किलें भी आई, लेकिन उस मुश्किलों को हम लोगों ने झेला और टिके रहा। और आज इसी का परिणाम है कि बिहार के अलावा लगभग 10 से 11 प्रांतों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास विभिन्न सारे क्षेत्रों में कर रही है। हो सकता है पिछले वर्षों में, हो सकता है कि कुछ गलतियां हमसे हुई हो या कुछ गलतियां आप लोगों से हुई हो, जिनके कारण कुछ चीजें हम लोगों को थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन गलतियों को हम सभी लोगों को सुधार करके हमारा जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, उस आत्मनिर्भर भारत के सपने को हमको साकार करना है। आने वाला 2025 तक हम सभी लोगों को
देश के कोने कोने तक पहुंचना है और देश के कोने कोने तक इस संदेश को, घर घर इस संदेशों को पहुंचा कर रहना है। तो सतकाम फाउंडेशन की स्थापना 4 अक्टूबर 2019 बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत किया गया। मुख्य रूप से यह संस्थान 15 जनवरी 2020 को स्थानीय निकाय आजीविका ग्राम संगठन समूह जैसे महत्वाकांक्षी योजना का संचालन किया है। इसके का जो सक्रिय दिवस के रूप जो हम लोग मनाते हैं, और हम लोग 15 जनवरी को सक्रिय दिवस के साथ साथ शक्ति दिवस भी मनाते हैं। शक्ति दिवस इस उद्देश्य से मनाते हैं कि तमाम दीदियों को, इस देश के तमाम दीदियों को, तमाम वीरांगनाओं को हम संदेश पहुंचा सके कि आपके हाथों में इसकी भागदौड़ है, आपके हाथों में भारत के नए निर्माण का भागदौड़ आपके हाथों में है। अब देश की हर वीरांगनाओं, आज तक जितनी भी बातें किया जाए, इतिहास के पन्नों की बातें किया जाए, तो इस देश में ऐसे ऐसे वीरांगनाएं हुई हैं, ऐसे ऐसे हमारे देश के माता और बहनों ने अपना संकल्प लिया है और संकल्प को पूरा भी किया है। तो वैसे लोगों के हाथों में हम इस कॉन्सेप्ट को हाथ सौंपना चाहते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण यह तभी संभव हो पाएगा जब हम देश के हर दीदियों को जागरूक करेंगे, क्योंकि देश के दीदियों के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता कि उनके परिवार में क्या दुख है, कितनी कठिनाइयां हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। उन्हें पता है कि परिवार को किस प्रकार से सृजन करना है, उनको पता है कि परिवार को किस प्रकार के चलाना है, उनको पता है कि परिवार में किस प्रकार की चुनौतियों को फेस करना है, उनको बच्चे के शिक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उनके आने वाले भविष्य के लेकर के जो सेविंग है उसको कितना महत्वपूर्ण है, इत्यादि के लिए सबसे पहले देश के दीदियों को जगाना होगा, देश के हमारे सभी वीरांगनाओं को जगाना होगा, तभी जाकर के हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। 15 जनवरी 2020 को स्थानीय निकाय आजीविका ग्राम संगठन समूह जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को संचालन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी वर्ग महिलाओं को स्वयं आत्मनिर्भर बनाना है। हम जानते हैं, अगर हमारे देश की दीदी, देश के वीरांगनाएं स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर आगे बढ़ेंगी, इस देश में, हमारे देश में लगभग 35% से अधिक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली हमारे देश की तमाम वीरांगनाएं हैं। इस 35% देश के वीरांगनाओं तक अगर हम अपनी संदेश को पहुंचा दें, तो देश आने वाले समय में अलग अपनी धार दे सकता है, अलग एक परिवर्तन का नया संसार बना सकता है, एक नया परिवर्तन बना सकता है, एक नया भारत का निर्माण कर सकता है। यह योजना संपूर्ण भारतवर्ष में तेजी से अपनी पहचान बना रही है, जहां ग्रामीण भारत के सभी महिलाओं को स्वतंत्र रूप से बचत योजना में शामिल होने के साथ साथ मेरा भारत मेरी आजीविका मिशन के तहत विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण लेकर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को उत्पादन करने में सक्षम होने के साथ साथ व्यावसायिक व्यवस्थाओं को विस्तार करने की दिशा में उद्यम ऋण योजना की आसान सुविधा प्राप्त किया जा रहा है। अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने कल बताया था कि मेरा ये कॉन्सेप्ट मेरा भारत मेरी आजीविका मिशन, हम मार्च में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं और मार्च में हमारा प्रोजेक्ट खासकर जो मैंने जो गौर किया है, इस देश के अंतर्गत फाइनेंशियली कंपनी, बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस के सेक्टर में काम कर रही है और व्यापार के क्षेत्र में या उनको पर्सनल लोन देकर के देश को जीडीपी को थोड़ा सा कमजोर भी कर रहा है। इस हाल में ही लगभग 2 महीना पहले पूर्व भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा एक गाइडलाइन ऑर्गेनाइजेशन सभी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जारी हुआ था, यह जारी हुआ था कि अब दीदियों को पर्सनल लोन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पर्सनल लोन देने से परेशानी ये हो जाती थी कि पर्सनल लोन अगर दीदियों को दिया जाता था तो उनको रिटर्न करने के लिए उनके जो गार्जियन होते थे कहीं नहीं उस पर दबाव पड़ता था और कई बार उनका जो लोन समय पर नहीं भुगतान हो पाता था तो उनके आत्मसम्मान पर भी ठेस पहुंचाया जाता था और ऐसा आज भी हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोगों की दिशा को हमको बदलने की जरूरत है। हमें लोन की दिशा में कम एफोर्ड करना है, हम उसे जरूरतमंदों को ही लोन देंगे जिनकी बहुत आवश्यकता है। कि हमेशा लोन अच्छी चीज नहीं होती, लोन हमेशा कर्ज अच्छा चीज नहीं होता। कर्ज हमेशा आप गंभीर परिस्थितियों में ही लेते हैं
और गंभीर परिस्थितियों में ही कर्ज लेना चाहिए। हमेशा इस कर्ज को एंजॉय के रूप में नहीं लेना चाहिए। इन चीजों से बचने के लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूक करने के साथ साथ ये भी जागरूक करेंगे कि आपको अगर आत्मनिर्भर बना दिया जाए, मेरा भारत मेरी आजीविका मिशन आपको आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आपको विभिन्न प्रकार, जैसे मैंने कहा था कि एक जनपद एक कार्यों का आरंभ हम लोग करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इसकी प्रारंभिक आगाज भली छोटी हो, लेकिन सोच बड़ी है। अगर सोच बड़ी है तो प्रारंभिक आगाज भले छोटी होगी, लेकिन सोच बड़ी है तो आने वाला समय अंजाम भी हमारा बहुत बढ़िया होगा। तो एक जनपद एक कार्य, मेरा भारत मेरी आजीविका मिशन के तहत लगभग 50 से अधिक दीदियों को हम एक जनपद पर एक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसे अगरबत्ती निर्माण के लिए, मोमबत्ती निर्माण के लिए, सवैया निर्माण के लिए, पापड़ उद्योग के लिए, बैंगल्स निर्माण के लिए इत्यादि कई प्रकार के जो अनेकानेक घरेलू उद्योग है या हमारा छोटा छोटा एंटरप्राइजेज है, उन क्षेत्रों को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद का स्कोप बढ़ाना चाहती है ताकि दीदियों को इनके लेकर के इनका तमाम लाभ और अधिकार मिल सके, लोग स्वयं आत्मनिर्भर बन सके, रोजगार सृजन कर सके। ऐसा नहीं है कि लोन का विकल्प हमने हटा दिया है, लोन हम देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं लोगों को लोन जाए जो बहुत ही जरूरतमंद हो। यह योजना संपूर्ण भारतवर्ष में तेजी से पहचान बना रही है, जहां ग्रामीण भारत की सभी महिलाओं को स्वतंत्र रूप से बचत योजना में शामिल होने के साथ साथ मेरा भारत मेरी आजीविका मिशन के तहत विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण लेकर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को उत्पादन करने में सक्षम होने के साथ साथ व्यावसायिक व्यवस्थाओं को विस्तार करने की दिशा में उद्यम ऋण योजना की आसान सुविधा प्राप्त कर रही है। इतना ही नहीं, उत्पादों को मजबूत मार्केट देने के साथ साथ उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु कच्चा माल मशीनरी प्राप्त करने की विशेष सुविधा ले रही है। मेरा भारत मेरी आजीविका मिशन में हम अपने तमाम दीदियों को, देश के तमाम बहनों को, हम उनको आत्मनिर्भर ही नहीं, आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनको गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए भी हम तैयार हैं। उनको गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों माध्यम से हम प्रशिक्षित भी करेंगे और उनको जो रॉ मेटेरियल का काज है, कच्चा माल भी हम उसे उपलब्ध करवाएंगे। आवश्यकता पड़ने अनुसार हम मशीनरी भी उसको देंगे ताकि वो अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। हमारा ये आजीविका मेरा भारत मेरा आजीविका मिशन के तहत हमारा संकल्प है। समूह के सदस्यों को अपने व्यवसाय को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने एवं अधिक पारिश्रमिक अर्जित करने हेतु क्लब जनरेशन प्लान का हिस्सा स्वयं बन रही है तथा औरों को भी इसका हिस्सा बनने प्रेरित कर रही है। मैंने कल बताया था, हमारे पंचायत कोऑर्डिनेटर्स एक ऐसे पद हैं, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर संख्या में हमारे पंचायत कोऑर्डिनेटर में हमारी बहनें हैं, हमारी दीदियां हैं। उन सभी दीदियों को, सभी बहनों को कहना चाहूंगा, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। आप चाहें तो इन अवसरों को बहुत बड़ा अवसर अपने जीवन में बना सकते हैं, बहुत सारा अवसर के रूप में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपका वर्तमान आपको सैलरी के रूप में ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर करके रखती है। आपके लेकर के बहुत बड़ी पॉलिसी बनाया गया है और जो आने वाले ये 10 दिनों की जो प्रशिक्षण होगी, एक दिन भी आप इस प्रशिक्षण को मिस ना करें। एक दिन भी अगर आप प्रशिक्षण को मिस कर गए तो शायद अपनी सुविधाओं से, शायद हो सकता है कि अपनी सुविधा आपकी जो बारे में मैं आप तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, उस संदेश से आप थोड़ा सा अनजान हो जाए। तो इन चीजों को लिए प्रशिक्षण को बिल्कुल आप अटेंड करें और एक अस्थाई पैकेज के अलावा आपको जो प्राथमिक के अलावा जो मासिक जो सुविधाएं हैं, उस सुविधा के अलावा आपके हाथों में क्लब जनरेशन की बागडोर आपके हाथों में दिया गया है। क्लब जनरेशन प्लान का हिस्सा बन करके लोगों को और भी लोगों को इसका प्रोत्साहित करके अपने जीवन के इतिहास को बदल सकते हैं, आने वाले अपने जनरेशन को बदल सकते हैं। मैंने कहा था कि अगर ये 3 साल तक अगर अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ दिशा देने में अगर संघर्ष करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आने वाला 30 साल का इतिहास आपका बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया इतिहास आपका होगा। अगर आप इस 3 साल अगर अपने आप को अगर टाल मटोल में लगा देते हैं तो कभी भी आने वाला समय, आने वाला 30 साल भी आपका
आपका वैसा ही होगा जो आज का वर्तमान है। सोचना आपको है, डिसाइड आपको करना है कि आने वाला 3 साल आपको बस कंफर्ट चाहिए या आने वाला 30 साल में अपनी परिवार के लिए अधिक आय, अपना लाइफ स्टाइल। अगर आप अपना 30 सालों का स्टाइल को चेंज करना, 30 साल में अगर बेहतर जीवन को गुजारना चाहते हैं तो इस 3 साल की जिंदगी को अपने आप को झोंकना होगा, अपने परिवार के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने समाज के नाम, अपने राष्ट्र के नाम। अगर ये सा संकल्प लेकर के आप निकलते हैं तो दुनिया आपको सलाम करेगी, राष्ट्र में आपका पहचान होगा, जिला स्तर पे आपको सम्मान दिए जाएंगे, राज्य स्तर पर आपको सम्मान मिलेगा, राष्ट्र स्तर पे आपको सम्मान मिलेगा। सोच लीजिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा मिला और हम कल स्थानीय निकाय से संबंधित एक एक अधिनियम जो नए विधेयक के रूप में लाए गए हैं, स्थानीय निकाय से संबंधित उन सभी अधिनियमों को एक एक पैरा, एक एक खंड, एक एक उपनियम अनुभाग तक हम आपको अक्षरशः तमाम चीजों को बताएंगे, आपको ज्ञात कराएंगे, आपके अधिकार के बारे में हमको ज्ञात कराएंगे, आपका जो इसमें जो पावर दिया गया है, समूह के लिए जो कर्तव्य दिए गए हैं, वो तमाम कर्तव्यों को बारे में हम कल आप सभी लोगों को अवगत कराएंगे। मैं देख रहा हूं इस वर्चुअल संवाद में, इस वर्चुअल ट्रेनिंग में औसतन लोग ही इसका हिस्सा हो पा रहे हैं। मैं आप सभी अधिकारियों से दरखास्त करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को आप पहुंचाएं, हर ग्रुप के दीदियों तक पहुंचाएं इस सेशन को, हर पंचायत कोऑर्डिनेटर के सभी साथियों में दीदियों तक इस सेशन को पहुंचाएं, ताकि इस समय को जो व्यक्ति खोएगा कल उसका इतिहास शायद बेहतर नहीं हो पाएगा। और हमेशा याद रखिए, प्रशिक्षण हमेशा आप लोगों के लिए होती है, हमें सिर्फ आपको प्रशिक्षित करना होता है। अगर आप सीखेंगे तो अपने लोगों को सिखा पाएंगे, आप अपनी गलतियां और सही की पहचान कर पाएंगे, सही और गलत का पहचान कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रशिक्षित होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है कल से थोड़ा सा समय मैं आपको बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे बहनों, मेरे दीदियों को थोड़ी सी कुछ कठिनाई होती है। सुबह सुबह, पहली सुबह उनको बहुत सारा अपना काम भी करना होता है, घर के काम होते हैं, उन्हें मैं देख रहा हूं। आपकी भावनाओं को मैं सम्मान करता हूं, फिर भी आप इस प्रशिक्षण को अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। शुक्रगुजार हूं, मैं आभार प्रकट करता हूं, आपके हौसले को सलाम करता हूं। इसलिए मैं कल का प्रशिक्षण 8:30 बजे से करने वाला हूं। थोड़ा सा समय मैं आप लोगों को 1 घंटा डिले करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ दीदियों के साथ कुछ समस्या हैं। तो कल का प्रशिक्षण 8:30 बजे से आपके बीच आऊंगा, स्थानीय निकाय के अगले अध्याय को, अगले कड़ी को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी लोगों के आज के सेशन को मैं यही विराम देना चाहता हूं, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार, जय भारत माता। थैंक यू वेरी मच।